में 20 सितंबर 2020 को हुआ था। ठीक है, जीएस पेपर को देखेंगे, ये बात हम आपको बता ही चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि मरीन नेशनल पार्क से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2016 की बात हो, 2014 की बात हो, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसने पूछा है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है सुंदरबन, चिल्का, कच्छ, निकोबार आइलैंड। तो आपको बताना है कि भारत का जो ओशनिक नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है। तो इंडिया का फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क या ओशनिक नेशनल पार्क जो है आप देखेंगे, या मरीन सेंचुरी जिसे कहते हैं, ये आपको मिल जाएगा कच्छ में ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जो मरीन नेशनल पार्क आप देखेंगे, अगर पूरा एरिया देखेंगे कहाँ कहाँ कवर करता है, तो गुजरात में आ जाएंगे तो जामनगर, द्वारका, और ये मोराबी जो आप देखा है, मोराबी, और जो मोराबी ब्रिज था वो वाला एरिया पूरा कर गल्फ ऑफ कच्छ कवर करते हुए यहाँ पर मरीन नेशनल पार्क डेवलप किया गया है। जहाँ तक बात करें तो चिल्का झील की, चिल्का झील है लार्जेस्ट जो है ब्रैकिश वाटर है लेगून पूरे एशिया में, यानी सबसे बड़ी जो है ब्रैकिश वाटर लेगून झील है चिल्का। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल रीजन लेक है चिल्का। ठीक है, कुछ फैक्ट जानकारी हो गई। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पुलकेट लेक के बारे में, तो पुलकेट लेक जो है एक ऐसी लेक है जो भारत में 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। और ये कई एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के साथ, और इधर आएंगे तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करती है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट लेक पूछा जाए, ठीक है, एरिया वाइज भारत का सबसे लंबी झील पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है वेम्बनाथ झील है। ठीक है, वेम्बनाथ झील कहाँ है? वेम्बनाथ झील मिलेगा केरला में। तो ये आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ है, तो वुलर लेक। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी ये आपको पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, तो ये 2016 में एग्जाम 2020 में हुआ था, तो उस टाइम के क्वेश्चन है। तो भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो इसमें देखेंगे, इसमें जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चली थी। वर्तमान में कई सारी वंदे भारत ट्रेन चल रही है। हाँ, कुछ नई ट्रेन है जिसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जो है आप देखेंगे तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए देश की पहली रैपिड रेल सेवा शुरू की गई है। ठीक है, इसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए, और इस ट्रेन का नाम क्या है इस रैपिड रेल का? नमो भारत। ठीक है, नमो भारत रेल सेवा शुरू की गई है, देश की पहली रैपिड रेल सेवा। इसका उद्घाटन जो हुआ था 21 अक्टूबर 2023 को हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इससे मिलता जुलता। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भारत के निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम कृषि रबड़ संयंत्र लगाया गया है? पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, लखनऊ। तो देश का प्रथम कृषि कृत्रिम जो है रबड़ संयंत्र जो है आप देखेंगे हरियाणा के पानीपत में लगाया गया था। ठीक है, 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है जामनगर, पारादीप, डिगबोई, टाटीपाका। तो आपको बताना है कि भारत की में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? ये चारों तेल शोधनशाला ही है। तो विश्व की और भारत की सबसे बड़ी जो है तेल शोधनशाला यानी रिफाइनरी जो है वो कहाँ है? बिगेस्ट रिफाइनरी आप देखेंगे जामनगर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व की और भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और इसको जो ये किसके अंडर में है? ये प्राइवेट एक कंपनी है रिलायंस। ठीक है, रिलायंस के बारे में आप सब जानते होंगे, ये वही ओन करती है। ठीक है, यहाँ तक डिगबोई की बात है, डिगबोई जो है एशिया की सबसे पुरानी जो है रिफाइनरी है। ठीक है, इसे 1901 में शुरू किया गया था, और फिर 1981 में जाकर इसे टेक ओवर कर लिया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। ये बात क्लियर हो गई, इससे मिलता जुलता फैक्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पूछा भारत में निम्नलिखित में पूछा भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो अगर बात करें कि भारत के पास टोटल कोस्टल एरिया जो देखेंगे तो 9 स्टेट से गुजरती है, यानी 9 स्टेट जो है भारत के कोस्टल एरिया साझा करते हैं, ठीक है, यानी समुद्र तटीय रेखा, जिसकी टोटल लंबाई आप देखेंगे तो 75 से 16.6 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे अंडमान निकोबार भी इंक्लूड है। अगर वहीं असली सीमा पूछा जाए तो 7 देशों के साथ करती है, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ करती है, लेकिन इसमें सर्वाधिक लंबी तटीय कोस्टल एरिया पूछा है किस राज्य के साथ करती है, तो गुजरात के साथ करती है, ठीक है, जो लगभग टोटल जो कोस्टल एरिया है उसका जो है 15 से 20% भाग ये कवर करती है। अब बात करें, इसने पूछा क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित शैल समूहों में भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन और टर्सरी समूह। तो आपको बताना है कि भारत में इन चारों शैल समूह में यानी रॉक में कौन सा ऐसा रॉक स्ट्रक्चर है जिसमें अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। तो आपने कई बार ये पढ़ा होगा, गोंडवाना क्रम में कोयला पाया जाता है, गोंडवाना क्रम में सबसे प्राचीनतम कोयला पाया जाता है, भारत में जो अधिकतर कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना समूह में ही पाया जाता है, इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। टर्सरी समूह में भी कोयला पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती, आर्द्रता भी ज़्यादा होती है। सबसे उससे उत्तम कोटि का कोयला जो है गोंडवाना समूह में पाया जाता है, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। कुछ और फैक्ट बताएं तो सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी रॉक स्ट्रक्चर कौन है, तो आपको सबसे ओल्डेस्ट रॉक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, आर्कियन रॉक स्ट्रक्चर सबसे ओल्ड रॉक स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछा जाए किसमें जो है, किस रॉक स्ट्रक्चर में औषधि यानी जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म के साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो औषधि चट्टान है जिसमें जीवाश्म के साक्ष्य पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत की यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन 1, अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा जो भारतीय को वार्तालाप किया। ऑप्शन 2, मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी शिक्षा बाल विद्यालय था। तो देखिए, करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चन जो है आर में आए हैं, इसमें दोनों ऑप्शन सही है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसको देख लीजिए। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या हम जो करंट अफेयर क्लास ले रहे हैं उसमें ऐसे ही ऑप्शन को याद रखना है, हो सकता है एक्सेप्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे 8 में क्या पूछा है, फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में नाम दिए गए हैं और पद दिया गया है, उसको मिलान करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, महंत नृत्य गोपाल दास, स्वामी गोविंद देवगिरी, श्री चंपत राय, श्री नृपेंद्र मिश्र। तो देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और हर साल क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो PYQ सॉल्व करने का ये आपको फायदा है कि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, या करंट अफेयर अगर हम पढ़ रहे हैं तो किस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, कौन से मुद्दे ज़्यादा चर्चा में हैं। तो बात करें तो महंत नृत्य गोपाल दास जो थे वो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, ठीक, अध्यक्ष हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी जो थे वो आप देखेंगे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। श्री चंपत राय की बात करें तो ये ट्रस्ट के महासचिव हैं। श्री नृपेंद्र मिश्र की बात करें तो मंदिर के निर्माण समिति के प्रमुख हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात किसने पूछा है, निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। अवेंजर, गली बॉय, पैरासाइट्स, जोकर। इसमें देखेंगे 2020 के लिए जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था वो पैरासाइट्स के लिए दिया गया था। और अभी बात करें तो वर्तमान में जो ऑस्कर दिया गया था, ठीक है, तो नाटू नाटू के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ओरिजिनल कैटेगरी में नाटू नाटू को दिया गया था, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर जो दिया गया था द एलिफेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री को दिया गया था। इसके अलावा फिल्म कैटेगरी की बात करें तो ऑस्कर जो दिया गया था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किया गया, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे, कोलकाता। इसके अलावा एक चीज आपको इसमें और ध्यान रखनी है
कि अभी हाल ही में जो है 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार या 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। उसमें वर्तमान में 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया। तो ये क्वेश्चन आने के 100% जो है आसार है। तो 69वां सत्र में 2021 के लिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो वहीदा रहमान को दिया गया। इसको आपको याद रखना है जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता में। इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इसमें कथन दिया गया, कारण बताया गया। फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। कारण बताया गया, सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। सही उत्तर आपको बताना है। तो ट्रंप इसलिए बरी हो गए क्योंकि आप देखेंगे सीनेट में जो रिपब्लिकन सांसद हैं उसकी अपेक्षा डेमोक्रेट सांसद संख्या अधिक है, क्योंकि ट्रंप जो है वो डेमोक्रेट से बिलोंग करते हैं। रिपब्लिकन सांसद की बात करें, वर्तमान में जो बाइडेन जो है वो रिपब्लिकन से बिलोंग करते हैं। इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया में फरवरी और मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? 8, 10, 12, 14। तो उस टाइम जो 2020 में हुआ था महिला T20 में, उसमें जो आप देखेंगे 10 टीमों ने भाग लिया था। और आप देखेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 में जो भी वर्तमान में चल रहा है उसमें आप देखेंगे उसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं, ठीक है। और इसका आयोजन पहली बार जो है भारत कर रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप का। तो इसके साथ ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा है, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले कौन है? या वही सासाकावा, एनएस धर्मशक्तु, सत्य नंदेला, दामोदर गणेश बापाट। तो कुष्ठ रोगों के खिलाफ किए गए प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो गांधी पीस पुरस्कार की बात करें तो वो कब स्टार्ट किया गया था? वो 1995 में स्टार्ट किया गया था संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। गांधी जी की 125वीं जो है जयंती थी, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जो सही होगा, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। एनएस धर्मशक्तु को दिया गया था कुष्ठ रोगों के प्रयासों के लिए। इसके अलावा बात करें तो 2022 में जो है इसे दिया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया बांग्लादेश में। और इसके अलावा नेल्सन मंडेला सुल्तान कबूल बिन सैद अल सैद ओमान में 2019 में दिया गया था। 2021 की बात करें, 2021 में ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो दिया गया था वो गीता प्रेस को दिया गया था। तो 2021 में गीता प्रेस, 2022 में बंगबंधु मुजीबुर रहमान को, 2019 में नेल्सन मंडेला सुल्तान बिन सैद अल सैद ओमान को दिया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, लेकिन आपको हम आंसर इसका बता देंगे, ये आपको सॉल्व करना है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में जो आंसर होगा इसमें 68 होगा। 15 में जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी होगा। जैसे इसमें पूछा है सही युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें डायनासोर को ड्रैगन से दिखाया गया, तो उसी प्रकार हिम को बर्फ से होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में जो आंसर होगा, 16 में जो आंसर होगा वो 102 होगा। 17 में आप देखेंगे तो इसमें आंसर सी होगा, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर कहीं दिक्कत हो गई थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। 18 में आप देखेंगे ऑप्शन बी होगा। 19 में जो है ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा 20 में ये देखेंगे तो ब्लड रिलेशन से ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में क्या पूछा, निम्नलिखित पदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो अभी हाल ही में जो है सेंसस का हमने क्लास लिया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। तो देखेंगे श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई यानी कैनाल क्षेत्र में कितने प्रतिशत योगदान रखता है? 30%, 29%, 28, 27। तो आप देखेंगे कि इसमें जो योगदान रखता है वो है 30%, ठीक है।
इसके अलावा अगर बात करें साक्षरता दर की बात करें तो कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसी टाइम देख लेते हैं, बाकी आप क्लास कर ही लीजिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे यूपी की जो साक्षरता दर है वो वर्तमान में 67.68% है, जिसमें आप देखेंगे मेल की कितनी है, तो मेल की है 79.24%, फीमेल की 59.26% है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर वहीं से आपसे इंडिया लेवल पूछा, इंडिया लेवल की टोटल साक्षरता कितनी है, तो 74.0% है, जिसमें आप मेल को कितना, मेल का कितनी लिटरेसी है 74.04%, और फीमेल की टोटल पॉपुलेशन का अगर निकाला जाए, एक सेकंड, मेल का 74.04% है। ठीक है, बाकी बचा फीमेल में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो यूपी के इंडस्ट्रियल रीजन से ये क्वेश्चन आया है, यूपी एसएल की जो क्लास हो रही उसमें इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ाया जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान, लकड़ी पर नक्काशी, और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि आप देखेंगे हर साल लगभग पूछा जाता है। तो इसमें बताइए कि अगर बात करें कि पीतल का सामान कहाँ पे फेमस है, तो मुरादाबाद में। माचिस देखेंगे तो माचिस जो है बरेली में बनती है। ठीक है, खेल का सामान मेरठ में, और लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछिए, उस 25 में देखिए क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं, यानी सीक्वेंस दिया है, आपको सही जो है युग्म चुनना है। दारुण, अवधि, राज, करुड़ा, भक्ति, सायरा, ध्रुपद, ब्राज, करुड़ा, बिरहा, चैती, ढोला। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत जो ये सही युग्म सुमेलित है, बिरहा, चैती, ढोला। 26 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, बिहू, घूमर, गरबा। तो बिहू असम का है, घूमर जो है राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है, ये सही नहीं है। ठीक है, चरकुला, कर्मा, पांडव। ठीक है, राव नाच, भांगड़ा, राउफ, ये भी नहीं, राउफ जम्मू कश्मीर का, आप देखें भांगड़ा पंजाब का, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। ठीक है, इसके अलावा लावड़ी, कथक, कथकली, तो इसमें देखेंगे लावड़ी महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये भी नहीं सही है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी सही है, चरकुला, कर्मा, पांडव। इसको आप सही कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन बी 26 में ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 27 की बात करें, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश किस जनपद में हुई, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, अमेठी। तो व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना आप देखेंगे तो बरेली के निकट, आप सॉरी इसमें वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर है, ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर। तो इफ्को यूरिया कारखाना आप देखेंगे तो एक यूनिट फूलपुर में लगी है यूपी में। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे बरेली के निकट आंवला में लगा हुआ है। तो 2 यूनिट यूपी में है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ का टाटा नगर को क्या कहते हैं, ठीक है, पिट्सबर्ग कहते हैं, इंडिया का पिट्सबर्ग कहते हैं। और ये पिट्सबर्ग में आप देखेंगे आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए ये यूएसए का एक इंपॉर्टेंट जो है सिटी है। तो टाटा नगर को क्या कहते हैं, इंडिया का पिट्सबर्ग कहते हैं। तो इसमें क्या है, इफ्को यूरिया कारखाना आंवला में स्थित है। इसके अलावा आप देखेंगे फूलपुर में भी स्थापित किया गया है एक यूनिट। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, प्रावधान और संविधान के भाग, नागरिकता भाग 2, संघ राज क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएं, निर्वाचन। तो आप देखेंगे कि इसमें जो मिलान किया गया है ऑप्शन बी, ये सुमिलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि संघ राज क्षेत्र की बात करें तो पार्ट फर्स्ट में ही संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक शामिल है। जहां तक भाग 7 की बात है तो इसे हटा दिया गया है 1956 में। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर
30 की बात कर ले, 30 में क्या पूछा है, कथन दिया गया है, कार्ड दिया गया है। कथन में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कार्ड बताया गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो ये बात देखेंगे तो बिल्कुल सही है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार जो है या भारत सरकार जो है राज्य को आवश्यक कार्य निर्देश दे सकती है। अगर राज्य ऐसा नहीं करते हैं तो संवैधानिक विफलता के आधार पर देखते हैं कई मामलों में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 बात करें तो इसमें मिलान करना है 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो अनुसूची और भाग इस एग्जाम के फेवरेट हैं, आरओ के फेवरेट टॉपिक है पॉलिटिक्स सेक्शन से अनुसूची और भाग मिलान करने के लिए। तो 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो आप देखेंगे 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, संघ और राज्य समवर्ती सूची से। इसके अलावा 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, लैंग्वेज से है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, कुछ अधिनियमों से, विधिमान्यीकरण से है। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध दल विरोध, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता से है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो सही सुमेलित होगा ऑप्शन डी सही हो। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए संस्थाएं दी गई है और स्थापना दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल। इसके अलावा एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन डी दिया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जहां तक राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में नहीं की गई थी, यह हुआ था 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एनडीसी से जो है कई एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है, बाकी सारी चीजें सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या पूछा है, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तभी आप सही कर सकते हैं। कथन दिया गया, कार्ड बताया गया है। कथन में कहा गया जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार, वस्तुओं, सेवाओं के स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, चालू खाता घाटा कहते हैं। यानी चालू खाता घाटा जो होता है, देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जब आयात मूल्य होता है, यानी जितना आप आयात करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, अगर निर्यात से कम है, यानी आप जितना भेज रहे हैं उससे ज़्यादा मंगा रहे हैं, तो क्या होता है, चालू खाता घाटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कथन तो सही है। कार्ड की बात करें, चालू खाता घाटा तब होता है जब आप एक देश से वस्तुओं सेवाओं की पूंजी का अधिक निर्यात करते हैं। अगर आप भाई आप ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं बाहर, तो आपको चालू खाता घाटा कब कहाँ होगा, जब आप चालू खाता घाटा तब होता है जब आप आयात जो है बाहर से सामान ज़्यादा मंगाते हैं, यहाँ से कम भेजते हैं, यानी आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात अधिक करते हैं, पर निर्यात कम करते हैं, तो चालू खाता घाटा होता है। तो इसमें कहा है आप निर्यात अधिक करते हैं, तो कार्ड गलत है लेकिन कथन सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अभी भी आपको ना कंफर्म हो तो सीधे आप ध्यान रखिएगा, चालू खाता घाटा तब होता है जब आप आयात जो है अधिक कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड सही होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है ग्रीन बॉन्ड के संबंध में, इकोनॉमी से ये भी है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हरित बॉन्ड जो होता है निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। हरित ब्रांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था, ये बात भी सही है। ठीक है, इसके अलावा हरित ब्रांड वित्तीय बाजार नवाचार है। ठीक है, तो इसमें बताना है तो ये बात भी सही है। इसके अलावा ऑप्शन डी में बात करें तो हरित बॉन्ड जो है स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ग्रीन बॉन्ड जारी किया था फिक्स इंटरेस्ट लोन पर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में जारी किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में नहीं। इस प्रकार इसमें जो है इस आंसर के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी जो है सही नहीं, बाकी तीनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या पूछा है, इसे पूछा है डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। वर्ष स्थान 2016 में चेन्नई, 2018 में गोवा, 19 में लखनऊ,
2020 में हैदराबाद। तो ये मिलान सही नहीं है, लेकिन आपको सही मिलान आपको बताना है कहाँ कहाँ डिफेंस एक्सपो हुआ था। तो आप देखेंगे कि 2016 में कहाँ हुआ था, 2016 में आप देखेंगे दक्षिणी गोवा में हुआ था। 2018 में क्या हुआ था, 2018 में चेन्नई में हुआ था। 2019 में जो हुआ था हैदराबाद में हुआ था। 2020 में लखनऊ में। 2022 में कहाँ हुआ है डिफेंस एक्सपो, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रख, इसके हिसाब से ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या पूछा है। 36 में कथन दिया गया, कार्ड दिया गया, कथन पूछा है शिक्षा एवं संस्कृत के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना 1979 में की गई थी। कार्ड बताया गया है इसकी स्थापना का। सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना था। तो आपको बताना है कि इसमें सही कोड कौन सा है। तो सीसीआरटी का जो स्थापना की है उसका उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना था, इसीलिए 1979 में सीसीआरटी की स्थापना की गई थी। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है। 37 में पूछा है कि वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आपको बताना वांगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो वांगला फेस्टिवल जो मनाया जाता है मिजोरम में मनाया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसल फ्यूल इज। आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इसमें कहा है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसल फ्यूल्स, अर्थ, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र। तो आप देखेंगे जो सूर्य है उसकी जो एनर्जी होती है जीवाश्म ईंधन, यानी आप पेड़ देख रहे हैं लाखों करोड़ों वर्षों तक आप देखेंगे पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया करता है वो नीचे दब जाता है, करोड़ों वर्षों तक नीचे दबा रहता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण उसने एनर्जी जो स्टोर की है वो सूर्य के माध्यम से की है। ठीक है, तो ऊर्जा भंडार का जो मुख्य स्रोत होगा वो होगा सूर्य होगा, यानी सूर्य की शक्ति जो है लाखों वर्षों तक इकट्ठा हो जाती है, वो अंततः तेल गैस में वो कन्वर्ट होती है। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है, इकोसिस्टम का प्रेरक बल होता है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। तो इसमें भी आप देखेंगे जो इकोसिस्टम होता है वो जो उसको संचालित करता है, तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सन, यानी सूर्य एनर्जी के ही द्वारा देखेंगे जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, फिर उस पर प्राइमरी उत्पादक से प्राइमरी जो उपभोक्ता होते हैं फिर उस पर सेकेंडरी, फिर डिपेंडेंट, यानी मूल जो सोर्स होता है सौर ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा लोहा लौह धातु का क्षयकरण के लिए आवश्यक है, यानी कोरिजन के लिए, आयरन मेटल के लिए कौन सा इसमें आवश्यक केमिकल है। केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा नमी, यानी लौह धातु के क्षयकरण के लिए इसमें कौन सा आवश्यक है आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो ऑक्सीजन तथा नमी जो है, यानी ऑक्सीजन साथ मॉइस्चर जो होता है वो क्या करते हैं, लौह धातु को क्या करते हैं, कोरिजन का काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, 41 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पृथ्वी के प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, ग्रेफाइट, बुर्जाइट, बोरान, नाइट्रेट, लोहा, हीरा। तो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ कई एग्जाम में, यानी प्राकृतिक रूप में सब दुनिया में सबसे कठोर धातु या पदार्थ, सॉरी पदार्थ की बात करें तो वो है हीरा। 42 की बात कैसे पूछा है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ऑडियोमीटर, गैलोरीमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो आप देखेंगे जो महासागर में पनडुब्बियां होती हैं वो उनकी स्थिति जानने के लिए पनडुब्बियों में सोनार रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ऑडियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, व्यक्ति के सुनने की क्षमता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गैलोनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धारा मापी भी कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सेक्सटेंट देखेंगे, सेक्सटेंट कई सारी जहाजों में भी यूज किया जाता है,
वो दो बिंदुओं पर बने कोण को पर्याप्त जो है यथार्थता नापने के लिए किया जाता है। बहुत जगह सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे सोनार रेडिएशन का यूज किया, इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? इसने पूछा है रामसर सम्मेलन से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषक से, ओजोन परत डिप्लीशन से, आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो रामसर सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है? चलिए इसका आंसर बताइए, आशा करते हैं सबको पता ही होगा। तो रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ठीक है, इंडिया जो है इस कन्वेंशन में 1982 में शामिल हुआ था। वर्तमान में टोटल 75 वेटलैंड है। यूपी में जो है आप देखेंगे 10 जो है रामसर सम्मेलन में यानी रामसर साइट्स में शामिल वेटलैंड है। तो कुल मिलाकर ये संबंधित है वेटलैंड कंजर्वेशन से। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन से कौन संबंधित है, तो यूएनएफसीसी का क्योटो प्रोटोकॉल जो है, पेरिस एग्रीमेंट जो कॉप देखते हैं बैठक होती है, वो संबंधित है। कीटनाशक प्रदूषक से क्या संबंधित है? तो कार्बनिक प्रदूषण से आप देखेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, वो संबंधित है। ठीक है, तो इसके साथ और ऑप्शन को भी आपको जानना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन संबंधित है। ओजोन डिप्लीशन से आपसे पूछा जाए कौन संबंधित है, मिलान करने के लिए दे दिए जाए, तो ओजोन डिप्लीशन से कौन संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये बात हो। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, तो 44 में देखिए क्या पूछा है। 44 में पूछा है सूची फर्स्ट से सूची टू का मिलान करना है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। अगर आपने अभी तक मेरी जनरल साइंस की ह्यूमन डिजीज की क्लास नहीं देखी है, तो उसमें डिजीज के बारे में आपको बताया गया है, बहुत ब्रीफली और बहुत सही तरीके से बताया गया। आप उसको देख सकते हैं, बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन वो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। बहरहाल इसमें मिलान करना है कि विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी किस में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो विटामिन के की बात करें, ये पाया जाता है कॉड यकृत तेल में। ठीक है, विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी जो है, इसको सही कर लीजिएगा। विटामिन के जो पाया जाता है वो अल्फा अल्फा नामक एक घास होती है उसमें पाया जाता है। विटामिन डी जो पाया जाता है वो पाया जाता है कॉड ऑयल यकृत तेल में। और इसके अलावा विटामिन ई की बात करें, तो विटामिन ई गेहूं के गुड़ तेल पाया जाता है। विटामिन सी का स्रोत जो है नींबू है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो बताइए लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसमें देखेंगे लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके अलावा देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है? कथन दिया गया है, आपको बताना है इसमें किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ये कथन आपको बताना किसका है। क्वेश्चन नंबर 46, चलिए बताइए किसका ये कथन है। तो इसमें देखेंगे ये कथन है स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का, ये कथन है। ठीक है, तो हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये भी आप देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, तो घटनाओं को क्रोनोलॉजी क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद के सन, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना, इसको सही क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। तो इसमें देखेंगे जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 22 से 23 अक्टूबर
1764 को। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे क्लाइव का भारत में पुनः आगमन जो हुआ था वो हुआ था मई 1764 को। ठीक है, मई 1764 को। इसके पहले जो क्लाइव जो है 1760 में जो है इंग्लैंड से जो है वापस गया था, इंग्लैंड वापस गया था, फिर 1764 में जो है मई में ये वापस आया था बंगाल का गवर्नर जनरल बन के। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 12 अगस्त जो है 1765 को हुई थी। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना ये हुआ था 1773 में। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें देखेंगे ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कैसे पूछा है? सूची फर्स्ट से सूची 2 का मिलान करना है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट किया गया है, एक क्वेश्चन 2 बार पूछा है। तो इसमें देखिए 48 इलाहाबाद की संधि, एक्सल एक्सला चैपल की संधि, ला बुर्दुनेस द्वारा मद्रास पद अधिकार, डुप्ले का पदच्युत होना यानी उसे हटाया जाना। इसमें आपको मिलान करना है। तो इसमें देखेंगे तो अभी हमने बताया कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट के बीच हुई थी। तो ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसके अलावा जो चैपल की संधि हुई थी उस वो हो जाएगा 1748 में। और इसके अलावा मद्रास पर अधिकार की जहाँ तक बात है उर्दनासी द्वारा, तो ये हो जाएगा 1746 में। डुप्ले को पद से हटाया गया था 1754 में। कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, 49 में जो है ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? महाभारत। इसके पहले पूछा गया था कि महाभारत जिसका अनुवाद जो है फारसी में किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद या रामायण का या हिंदू धर्म के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद अकबर ने कराया था। ठीक है, तो अकबर ने जो है 1574 में जो है आगरा के समीप सीकरी में जो है अनुवाद घर की शुरुआत की थी। तो इससे आप देखेंगे कि उस टाइम जो है फारसी में अनुवाद करवाया गया था। रज्मनामा का जो है मतलब होता है जंग की किताब, हिंदी में मतलब होता है जंग की किताब। तो महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50 में क्या पूछा है? 50 में पूछा है निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। इसमें पूछा है कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो आपको सही क्रोनोलॉजी आपको बताना है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528। किसके किसके बीच? मुगल वर्सेस राजपूत के बीच। मुगल की तरफ से बाबर लड़ रहा था और राजपूत की तरफ से आप देखेंगे मदीना राय खंगार लड़ रहे थे, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद सेकंड पर आएगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुआ था 29 जून 1539 को हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। हुमायूं जो था मुगल था, शेरशाह अफगान था। ठीक है, तो इसमें जो आप देखेंगे इसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ। ठीक है, कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ फिर से, तो इसमें हुमायूं पराजित हुआ। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को, 1565 को। ठीक है, दक्कन सल्तनत वर्सेस विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। कुल मिलाकर इसमें देखेंगे क्रोनोलॉजी में ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में क्या पूछा है? 51 में पूछा है
कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी आपको भर भर के डेट याद रखने हैं, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी आपको बताना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। तो पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा आप देखेंगे तो पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? यह हुआ था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में 29 दिसंबर 1929 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ 12 मार्च 1930 को, जिसे दांडी मार्च के नाम से आप जानते हैं। फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को। इसी के बाद गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए कांग्रेस की तरफ से। फिर पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट हुआ 1932 में, यानी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के बाद आप देखेंगे, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत की यानी पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया था गांधी जी ने, लेकिन अंबेडकर ने समर्थन किया था। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में हुआ था। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें जो सही क्रोनोलॉजी है ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ? पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा हुई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या पूछा है। सूची फर्स्ट से सूची 2 का मिलान करना है। कुछ एसोसिएशन दिए गए हैं, उनके जो है आपको उनसे संबंधित व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, वो आपको मिलान करके बताना है। इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑप्शन डी मद्रास महाजन सभा। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी वो हुई थी 1876। तो सन भी आपको याद रखना, हो सकता है इस बार नहीं पूछा, अगली बार पूछ लिया जाए। तो इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है आप देखेंगे 1870 में हुआ था, जिसे सार्वजनिक सभा भी कहा जाता है। तो महादेव गोविंद रनार्दे के द्वारा की गई थी। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। इसे फिरोज शाह मेहता और केटी तिलांग और बरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। तो इसका जो मिलान हो जाएगा इसमें हो जाएगा 4 से। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना की गई थी 1884 में, ठीक है। तो इसमें एम वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो इसमें हो जाएगा 1। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन ए जो है मिलित है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। इंपीरियल गैजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? ठीक है, कोलिन क्लार्क, विलियम विल्सन हल्टर, चार्ल्स इलियट, विलियम डिग्गी। तो आप देखेंगे 1881 में ओरिजिनली ये पब्लिश्ड हुआ था इंपीरियल गैजेटर, और इसके जो कंपाइलर थे यानी संकलन करता थे विलियम विल्सन हंटर थे, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में आपको बताना है। ऑप्शन ए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया। ऑप्शन 2, लेमेस्टर जो थे इस न्यायालय के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात जो है गलत है, ठीक है। ऑप्शन एक तो बिल्कुल सही है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक जो है चीफ जस्टिस थे जिसका नाम सर एलिजा था। ये क्या थे? चीफ जस्टिस। 3 अन्य न्यायाधीश थे जिसमें चैम्बर्स, लेमेस्टर और हराट थे। तो ये क्या थे? जस्टिस थे, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं थे। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? यानी आप देखें, अगर आप किसान है या आपके घर बीज के बॉक्स थैले आते होंगे तो उसमें एक टैग लगा रहता है, ठीक है, चाहे बोरे का या प्लास्टिक का थैला होगा तो नीचे ही एक टैग लगा रहता है। वो होता है, आप देखेंगे तो वो किस कलर का होता है वो आपको बताना है। तो वो नीले कलर का होता है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? वो प्रमाणित बीज है, ठीक है, यानी सर्टिफाइड सीड्स है।
क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, इसमें पूछा है कौन सा एक सही सुमेलित है। सहकारी आंदोलन, एम के गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, जे एल नेहरू, सेवाग्राम प्रोजेक्ट, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे थे भूमिदान आंदोलन चालू किए थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो सही सुमेलित है, इसमें जो देखेंगे इटावा पायलट प्रोजेक्ट ही अल्बर्ट मायर द्वारा संबंधित है, ये सुमेलित है। बाकी और कोई सुमेलित, सेवाग्राम प्रोजेक्ट की बात करें, सेवाग्राम जो थी ये गांधी जी से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, विनोबा भावे थे वो भूमिदान आंदोलन चालू किए थे, ठीक है, तेलंगाना से। 57 की बात करें, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल से शुरू करने वाला राज्य कौन सा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो देखिए पहले से दो बार पूछा है, एक तो वंदे भारत पूछा गया, दूसरी पूछ रहा है 2020 में ही पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। इसमें देखिए महाराष्ट्र राज्य ने फरवरी 2020 में पहली जो है पीपीपी मॉडल पर जो है इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। सरसों, आगरा, आलू, फरुखाबाद, मक्का, वाराणसी, तिल, हमीरपुर। तो जहां तक बात करें मक्का की, मक्का जो है यूपी में सर्वाधिक जो है वाराणसी में नहीं बोया जाता, बल्कि आप देखेंगे कानपुर मंडल में ये बोया जाता है। इसके अलावा इंडिया लेवल पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है कर्नाटक करता है नंबर 1 स्थान पर। इसके बाद एमपी आएगा सेकंड पर, फिर बिहार, फिर आ जाएगा तमिलनाडु। ये भी क्रोनोलॉजी आपको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या पूछा है। इसने पूछा है डिपॉजिटरी इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। ऑप्शन 2, रुपए 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित किया जाता है, यानी इंश्योरेंस किया जाता है। तो ये वही इंश्योरेंस है जैसे आपका सेविंग अकाउंट होगा। मान लीजिए किसी बैंक में खाता है, अगर वो बैंक डूब जाता है तो पहले क्या था, चाहे आपके पास 10 लाख या 50 लाख रुपए पड़े हों तो आपका 1 लाख का इंश्योरेंस होता था, ठीक है। अब क्या है, वो इंश्योरेंस जो है 5 लाख कर दिया गया है। तो उसी के बारे में कह रहा है, जो आपकी बैंक में पैसे पड़े हैं उसका इंश्योरेंस कौन करता है। उसका इंश्योरेंस करता है क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा रहा है। इसमें देखेंगे, इसमें जो है ऑप्शन दोनों सही है, 1 और 2, यानी 5 लाख तक की आपकी इंश्योरेंस रहती है। आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो आप ये जान लीजिए 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस रहेगा अगर बैंक डूब जाती है, और रिजर्व बैंक की एक सहायक है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, बैंक दिया गया है, उनके प्रकार दिए गए हैं। इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक, शाश्वत बैंक। आपको मिलान करना है किस टाइप की बैंक है। तो इंडियन बैंक क्या है, एक गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, ठीक है। इसे आप देखेंगे तो इलाहाबाद बैंक में मिलान कर दिया गया है, ठीक है, मर्जर कर दिया गया है। यानी इंडियन बैंक में आप इलाहाबाद बैंक मर्जर किया गया है, ना कि इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक मर्जर किया गया है। तो आईसीआई बैंक जो है ये क्या है, ये एक प्राइवेट सेक्टर की जो है बैंक है। सिटी बैंक आप देखेंगे तो ये एक विदेशी बैंक है, ये जो है आप देखेंगे तो यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। शाश्वत जो है एक कोऑपरेटिव बैंक है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे 60 में ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा है, इसमें कथन दिया गया है, कार्ड दिया गया है। कथन में कहा है ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियां खरीदता है। कार्ड बताया गया है, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। सही उत्तर आपको इन कोडों में से आंसर चुन के बताना है। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या। तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है इसके अंतर्गत क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, लॉन्ग टर्म की जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेती है और अल्पकालीन जो सिक्योरिटी रहती है उसकी सेल करके उसे क्या करती है, पैसे यानी आय जो है इकट्ठा करती है।
ठीक है, जिससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में ऋण पत्रों पर ब्याज दरों का निर्धारण आसानी से हो सके। यानी ऑपरेशन ट्विस्ट के द्वारा सिंपल लैंग्वेज में जो शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटी रहती है उसको जो है लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, 62 में क्या पूछा है, इसने पूछा है निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है, नवाचार, रोजगार सृजन, व्यवसायिक समन्वय, जोखिम प्रबंधन। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस। तो बिजनेस का जो है सामाजिक उद्देश्य क्या है, रोजगार सृजन करना। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक उद्देश्य की बात कर रहा है, तो सामाजिक उद्देश्य है रोजगार सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे कम है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो अर्बनाइजेशन का जो स्तर है वो पश्चिम बंगाल में सबसे कम देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में आप देखेंगे सर्वाधिक आपको शहरीकृत देखने को मिलेगा, जिसमें 48.14% जो है, सॉरी 41% पॉपुलेशन शहरों में मिलेगी। इसके बाद केरल आएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर हिमाचल। ठीक है, महाराष्ट्र आएगा। सबसे कम जो है शहरीकृत आप देखेंगे तो उसमें हिमाचल प्रदेश, बिहार आ जाएगा, उड़ीसा, असम। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है वेस्ट बंगाल जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 में क्या पूछा है, 64 में पूछा है किस राज्य के शासित राज्यों में जरवा जनजाति निवास करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार। तो ये तो तुरंत आपको पता हो जाएगा, जरवा ट्राइब कहाँ, अंडमान निकोबार संबंधित है, वहाँ की एथनिक ट्राइब है। सूची फर्स्ट में खनन क्षेत्र दिया गया, सूची सेकंड में खनिज दिया गया, ध्रुव मैसानी, कल्चर, जादूगोड़ा, जावर। तो आपको मिलान करना है किस खनिज से संबंधित है। तो गुरु महिसानी की बात करें तो गुरु महिसानी का संबंध लौह अयस्क से है। कल्चर का संबंध देखेंगे तो कोयला से है। जादूगोड़ा का संबंध देखेंगे तो यूरेनियम से है। जावर का संबंध जस्ता से है। तो इस कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किससे द्वारा होती है, यानी जो मानसूनी पवने हैं जिन्हें हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, तो उसे जो है दक्षिणी पश्चिमी पवनों द्वारा जो है मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। उत्तर पूर्व मानसून जो होता है ये रिट्रीटिव मानसून होता है, यानी मानसून का निवर्तन जो होता है इसे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व पवनों द्वारा क्या होता है, मानसून का लौटना होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा गया है, इसने पूछा है निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो भारत में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा आप देखेंगे तो वो जो है 8 स्टेट से गुजरती है। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मिजोरम, फिर त्रिपुरा, इसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर आप जाएंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उसके बाद इधर आएंगे राजस्थान, फिर ऊपर थोड़ा सा गुजरात। ठीक है, यहाँ तक 8 स्टेटों में गुजरती है। तो ये जो है पूर्व से पश्चिम का क्रम है। इसमें जो सही होगा ऑप्शन सी, इसमें मणिपुर से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा है, सूची फर्स्ट में देश दिया गया, उसकी राजधानी दिया गया है, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो इसमें राजधानी का मिलान करना है। तो म्यांमार की राजधानी आप क्या है, यंगून या रंगून। कंबोडिया की राजधानी नामपेन। वियतनाम की राजधानी वियंतियन। लाओस की राजधानी हनोई। इसमें ऑप्शन सी सही है। ये रीजनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा है, नदी दिया गया है, उनके समीप स्थित शहर यानी उनकी राजधानी कुल मिलाकर जो दिया गया ये राजधानी शहर ही है, सत अल अरब, पराग्वे, नाइजर, डेन्यूब। तो इसमें देखेंगे जो डेन्यूब है वो वीना, इसके वीना शहर इसके किनारे स्थित है।
डेन्यूब नदी जो है उसका स्रोत जो है जर्मनी का जो है ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ से निकलती है। तो इसके डेन्यूब नदी किनारे वियना के अलावा आप देखेंगे तो ब्लास्तोवातिया, बुडापेस्ट, बेलग्रेड शहर भी स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नाइजर रिवर की बात करें तो नाइजर जो है वेस्ट अफ्रीका में देखेंगे तो वेस्ट अफ्रीका की सबसे लंबी जो है तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहले स्थान पर नील नदी है, दूसरे स्थान पर कांगो रिवर है, और ये नाइजर की कैपिटल है, जहां पर वो स्थान कौन सा है, ये स्थान नियामी है। ठीक है, नियामी जो है नाइजर की कैपिटल है। नाइजर जो है अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, और फर्स्ट नंबर पर नील आएगा, सेकंड पर कांगो आएगा। पराग्वे की बात करें तो परागे जो है साउथ अमेरिका में आप देखेंगे मिल जाएगा। ठीक है, और इसके किनारे जो है पराग्वे रिवर किनारे कौन सा नदी कौन सा जो है शहर है, एसुनसियान। एसुनसियान जो है वो आप देखेंगे पराग्वे की राजधानी है। ठीक है, और सत अल अरब की बात करें तो सत अल अरब जो है ये बसरा इसके किनारे स्थित है। तो सत अल अरब जो है ये नदी जब बनती है तो आप देखेंगे इरफुट्स और टिग्रिस नदी जो है रिवर के मिलने से बढ़ती है, और ये पर्शियन गल्फ में आकर गिर जाती है, और ईरान और इराक के बीच जो है ये बहती है। इसके किनारे जो है बसरा शहर स्थित है। कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा है, 17 में पूछा है जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में किससे संबंधित है। प्रेरक दौड़ सम्मान जो है किससे संबंधित है, शहर में अपराध की स्थिति, शहर में बिजली आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, शहर को स्वच्छता की स्थिति, शहर में वनस्पत का आवरण। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रेरक दौड़ सम्मान, तो ये संबंधित है वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन स्टेटस से। सेंसस से पूछा गया क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, यानी नगण्य है, यानी 80 पॉपुलेशन की पूछ रहा है। केरल, नागालैंड, सिक्किम, असम। तो आपको बताना है 80 पॉपुलेशन किस राज्य में जो है नहीं पाई जाती है। तो आप देखेंगे 2011 का सेंसस था, उसमें जो है कुछ ऐसे राज्य थे जिसमें जो है 80 पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, यानी जैसे अगर बात करें तो नागालैंड, इसमें नागालैंड सही है। नागालैंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ भी आपको 80 पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी 80 पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, लक्षद्वीप में भी 80 पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एसटी की पॉपुलेशन यानी शेड्यूल ट्राइब जनजाति की पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, उसमें पंजाब, ठीक है, और हरियाणा, और इसके अलावा चंडीगढ़, ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी, इन सब राज्यों में आप जाएंगे या यूटीज में जाएंगे तो आपको एसटी पॉपुलेशन नहीं मिलेगा। लेकिन वही पंजाब की बात किया जाए, अगर परसेंटेज में पूछा जाए किस में जो है किस भारत के किस राज्य में उच्चतम एससी पॉपुलेशन पाई जाती है, परसेंटेज में पूछा जाए तो ध्यान रखना है पंजाब में। अगर आपसे पूछा जाए पंजाब में तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा गया है। वहीं आपसे अगर पूछा जाए भारत की सर्वाधिक जनसंख्या एससी वाला राज्य कौन सा है, तो भारत की सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य एमपी है। ठीक है, परसेंटेज के मामले में पंजाब है, लेकिन जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो उसमें आ जाएगा एमपी। अब थोड़ी सी यूपी की बात कर ले क्योंकि हम लोग यूपी की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी की बात करें तो यूपी में आप देखेंगे तो एससी पॉपुलेशन जो है 20.7% है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। एसटी पॉपुलेशन आप देखेंगे, एसटी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ टोटल पॉपुलेशन का 0.6% है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 72 की बात कैसे पूछा, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व किससे संबंधित है। वृक्षारोपण, कोविड लॉकडाउन, सेना के प्रति समर्पण, ऑनलाइन शिक्षा। तो संकल्प पर्व के बारे में आपको बताना है कि इस किससे संबंधित है। भारत सरकार द्वारा ये जून जुलाई 2020 में मनाया गया था। तो आप देखेंगे कि इसका संबंध वृक्षारोपण से है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 जो है रिपीट हुआ है। 73 में पूछा है कि ब्लू रिवोल्यूशन, ये एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन से संबंधित है। इससे जो है यूपीपीसीएस में 2022 में भी क्वेश्चन आए हैं, इसके पहले भी क्वेश्चन आए, आर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
हालांकि इसमें पूछा है कि नीली क्रांति निम्नलिखित से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मछली दुग्ध उत्पादन से। तो आपको बताना है कि ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो ब्लू रिवोल्यूशन की बात करें, यानी नीली क्रांति की बात करें, तो उसका संबंध आप देखेंगे तो जलीय कृषि से है। इसमें जो है मछली उत्पादन दिया, मछली उत्पादन भी एक जलीय कृषि है, तो इसका संबंध इससे है। इसके अलावा अगर पूछा जाए दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो आप देखेंगे व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है, यानी सफेद क्रांति, ठीक है। तिलहन देखेंगे, तिलहन या आप बात करें ऑयल सीड्स की बात करें तो ये संबंधित है येलो रेवोल्यूशन से या पीली क्रांति से संबंधित। खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से आप देखेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, ठीक है, रेड यानी लाल क्रांति, तो लाल क्रांति आपको ध्यान रखना है मीट और दूसरा टोमेटो संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो पिंक रेवोल्यूशन ध्यान रखना है ऑनियन से संबंधित है, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन आपसे पूछा जाए, ठीक है, सुनहरी क्रांति, तो फ्रूट और हनी से संबंधित है, ठीक है। तो ये फैक्ट क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर है, यमुना, मंदाकिनी, इंद्रावती, नर्मदा। तो चित्रकूट जलप्रपात के बारे में आपको बताना है। चलिए बताइए चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। तो चित्रकूट जलप्रपात जहां तक बात करें तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर वहीं नर्मदा पर आपसे पूछा जाए कौन कौन से जलप्रपात हैं, तो आप देखेंगे नर्मदा पर कपिल धारा और दुग्ध धारा, ये अनूपपुर जिला में स्थित है। धुआंधार भेड़ाघाट, ठीक है, जबलपुर में स्थित है। सहस्त्रधारा भी एमपी में मिल जाएगा। ये सब जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके अलावा मानधाता, दर्दी, ये सब कहाँ है, नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा है, 75 में पूछा है कुमायूं निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो बना है ये ग्रेट हिमालय के रीजनल डिवीजन से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी आप देखेंगे महान हिमालय जो है उसका रीजनल डिवीजन ये उससे क्वेश्चन पूछा है। महान हिमालय को देखेंगे तो महान हिमालय का विस्तार देखेंगे तो इधर जम्मू कश्मीर से होते हुए इधर आएंगे तो नेपाल, अरुणाचल प्रदेश तक है। तो इसको जो है नदियों के द्वारा जो है रीजनल डिवीजन किया गया है। जैसे अगर देखेंगे तो इधर सिंधु और इधर आएंगे सतलज, ठीक है। सतलज के बीच को कौन सा हिमालय कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। और फिर जो है सतलज से आएंगे उत्तराखंड में काली रिवर, काली नदी के बीच इसका क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। फिर आप देखेंगे काली रिवर और इधर आएंगे तीस्ता, सिक्किम से निकलती है, इसके बीच के कौन सा हिमालय कहते हैं, इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। फिर तीस्ता से इधर आएंगे ब्रह्मपुत्र, इसके बीच के असम हिमालय कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय आपको ध्यान रखना है सतलज और काली के बीच है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही है। इसके अलावा लेसर हिमालय का जो है रीजनल डिवीजन पूछा जाता है। तो लेसर हिमालय का रीजनल डिवीजन देखेंगे तो लेसर हिमालय या जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, जम्मू कश्मीर में उसे क्या कहते हैं, पीर पंजाल रेंज कहते हैं लेसर हिमालय को, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है लेसर हिमालय को क्या कहते हैं, धौलाधर कहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में लेसर हिमालय को क्या कहते हैं, यानी यूके में उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं। इसके अलावा देखेंगे नेपाल में जो है लेसर हिमालय को क्या कहते हैं, महाभारत रेंज कहते हैं। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, रीजनल डिवीजन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ जो है मैंने ये करवाया, ये हुआ लेसर हिमालय का रीजनल डिवीजन, इधर मैंने करवाया ग्रेट हिमालय का लेसर डिवीजन। तो ये सबको ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट कहीं आपको बहुत नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछा है, राष्ट्रीय वानिकी पारिस्थितिकी विकास बोर्ड यानी NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, 1987, 92, 95, 98। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। चलिए बताइए कब की गई थी। तो आप देखेंगे 1992 में भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय वानिकीकरण पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन एक 29 जून 2020 को मनाए जाने वाले सांख्यिकी दिवस का विषय का थीम था। ये हर साल जो है 29 जून को जो है सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, यानी स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, ठीक है। 2020 में जो मनाया गया था उसका जो है थीम क्या था।
तो उसका थीम था सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। और इसके अलावा 29 जून जो है 2022 को जो है आप देखेंगे सांख्यिकी दिवस मनाया गया, उसका थीम आप देखेंगे तो सतत विकास के लिए डेटा, ये जो है इसका थीम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा है? 78 में पूछा है कि किस बॉलीवुड यानी बॉलीवुड अभिनेत्री को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तापसी पन्नू, श्रद्धा कपूर, कंगना रनौत, भूमि पेडनेकर। तो आपको बताना है किस अभिनेत्री को जो है पद्मश्री पुरस्कार 2020 में पूछा गया या प्राप्त मिला, क्योंकि ये जो है 2020 में जो है पेपर हुआ था, तो इसलिए 2020 का पूछा है, तो करंट अफेयर्स ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार देखेंगे, इसमें जो 2020 में पद्मश्री मिला था उनमें थी कंगना रनौत, ठीक है। 2023 की बात करें तो 2023 में पद्म अवार्ड की बात करें तो 2023 में टोटल 106 पद्म अवार्ड मिले हैं, जिसमें आप देखेंगे 6 जो हैं पद्म विभूषण मिलेंगे, ठीक है, पद्म विभूषण मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे 9 जो है पद्म भूषण मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे 91 जो है पद्मश्री मिला है। तो इस प्रकार जो है टोटल जो है 106 जो है अवार्ड मिले हैं, यानी पद्म अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे, ठीक है। तो इसमें 4 थे। वर्तमान की बात करें, वर्तमान फैक्ट की बात करें तो टोटल जो पद्म विभूषण इस बार दिए गए हैं 2023 में, वो दिए गए हैं 6, जिसमें पहला बात करें तो इसमें दिए गए हैं डीवी देसी को मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, वो आर्किटेक्चर संबंधित थे। दूसरा उस्ताद जाकिर को दिया गया है, जाकिर हुसैन को, ठीक है, वो भी आर्ट्स यानी कला संबंधित थे। तीसरा जो दिया गया था एम कृष्णा को दिया गया है, पब्लिक अफेयर के लिए, कर्नाटक संबंधित थे, ठीक है, उनको पब्लिक अफेयर के लिए जो है पद्म विभूषण दिया गया है। उसके अलावा देखेंगे तो दिलीप महालनोबिस को दिया गया है, उन्हें मरणोपरांत दिया गया है। और इसके अलावा श्रीनिवास वर्धन को दिया गया विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में। लास्ट जो दिया गया है मुलायम सिंह यादव को दिया गया मरणोपरांत पब्लिक अफेयर, यानी पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया है, वो यूपी संबंधित है। इस प्रकार देखेंगे इस बार जो मरणोपरांत जो मेडल दिए गए हैं, सॉरी जो पद्म विभूषण दिए गए हैं, उसमें जो है तीन लोगों को मरणोपरांत दिए गए हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा कुछ फैक्ट आपको बता दें, जो भारत रत्न, भारत का सबसे ऊंचा जो है देखेंगे जो अवार्ड दिया जाता है, सम्मान कह सकते हैं, तो वो है भारत रत्न। ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में केवल 3 जो है व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक वर्ष में केवल अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, यानी एक साल में 3 ही भारत रत्न मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, इसमें पूछा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया रवि शास्त्री, पुलेला गोपीचंद, प्रकाश पणकोड़, सुनील गावस्कर। तो आपको बताना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किसे जो है कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो आप देखेंगे पुलेला गोपीचंद को जो है 2019 का जो है कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 2022 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 2022 में जो है आप देखेंगे मैरियम फॉक्स को, और इसके अलावा जेरूसलामी, ठीक है, मैल्कम ब्राउन को दिया गया था। 2023 वाला अभी नाम अनाउंस नहीं हुआ है, नॉमिनेशन चालू है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए क्या पूछा है। 81 में पूछा है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, 25 जनवरी को, 21 फरवरी को, 21 दिसंबर को। तो आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें 25 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी को क्या खास है, तो 25 जनवरी 1950 को देखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को हर साल आप देखेंगे किसके लिए मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 21 दिसंबर को क्या खास रहता है, तो 21 दिसंबर जो है आप देखेंगे तो वो साइंस कह सकते हैं या ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। साल का सबसे छोटा दिन होता है। साल का सबसे बड़ा दिन आपसे पूछा जाए कब होता है, तो साल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक है।
साल का सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को। इसके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसा दिन है जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ देख लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा है? भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में किससे संबंधित था? आपदा प्रबंधन, तेल की खोज, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, प्रवाल भित्ति संरक्षण। तो आपको बताना है कि भारतीय नौसेना द्वारा जिसे जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था ऑपरेशन वनीला, वो किससे संबंधित था? तो आप देखेंगे कि जो ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया गया था वो नौसेना द्वारा मेडागास्कर में चक्रवात आया था डायने, ठीक है, उससे प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए और राहत के सामान पहुंचाने के लिए जो है आईएनएस इरावत का इस्तेमाल किया गया था, यानी आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अभी हाल ही में कुछ भारत द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किए गए उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे देखेंगे 2023 में जो है ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया। ऑपरेशन कावेरी किस संबंधित है? सूडान संकट से जो है भारतीयों को निकालने के लिए। 2023 में देखेंगे ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया। ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित था? तुर्की और सीरिया में भूकंप आए थे, मदद करने के लिए। फिर ऑपरेशन 2022 में ऑपरेशन देखेंगे तो गंगा लॉन्च किया गया, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। फिर 2020 में वंदे भारत और समुद्र से निकाले गया कोविड-19 महामारी से लोगों को निकालने के लिए। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा गया है? 83 में पूछा गया है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 निम्नलिखित में किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत, यूनाइटेड किंगडम, भारत इजराइल, भारत फ्रांस, भारत यूएसए। तो आपको बताना है कि अजय वॉरियर 2020 किसके किसके बीच हुआ। तो आप देखेंगे जो अजय वॉरियर युद्धाभ्यास होता है वो होता है भारत और यूके के बीच, ठीक है। इसके अलावा भारत और यूके के बीच देखेंगे कोंकण शक्ति भी होता है, ठीक है, कोंकण शक्ति। भारत और इजराइल के बीच बात करें, भारत और फ्रांस के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो होता है शक्ति। इस अभ्यास को क्या नाम दिया जाता है? शक्ति, ठीक है। इंडिया और यूएसए के बीच कई सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे वज्रपहार, तो आप देखें थल सेना के बीच होता है। कोप इंडिया वायु सेना के बीच होता है, ठीक है। मालाबार एक बहुत फेमस देखेंगे संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण है, ये जापान, इंडिया और यूएसए के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, 84 में क्या पूछा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। आपको बताना है कितने कथन इसमें से सही है, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के बीच में, यानी उसके बारे में क्या सही है, कितने कथन। तो आप देखेंगे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य जो है वो विभिन्न कल्चर, उनकी गतिविधियों को, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, ये इसका ध्येय है। और इसमें देखेंगे ऑप्शन सी सही है। इसके बाद देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 85 से लेकर 91 तक मैथ के क्वेश्चन है, हम इसको आंसर बता दे रहे हैं, आपको सॉल्व आपको करना है। जैसे 85 में आप देखेंगे तो ऑप्शन सी सही होगा। 86 की बात करें, इसमें जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1140 मिनट आएगा। 87 की बात करें, 87 में ऑप्शन ए सही होगा। 88 की बात करें तो 88 में इसमें आएगा बुधवार। 89 की बात करें, 89 में देखिए इसमें जो है सत्य होगा। 90 की बात करें, 90 में इसमें जो है आप देखेंगे तो इसमें आएगा 84, ठीक है। 91 की बात करें, 91 में आएगा इसमें सी 11, ठीक है। तो इसका जो है ऑफिशियल आंसर की भी हम आपको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? आगरा, उन्नाव, कानपुर, नोएडा। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आप देखेंगे यह है उन्नाव में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की थी, मतलब की गई थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1990, 1995, 2000, 2005। तो स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1995 में की गई थी। इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। IIBR, IIPR, IIVRI, IGFRI। पहले तो इसका मतलब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। IIVR का मतलब है, आई से मतलब इंडियन, फिर आई से मतलब इंस्टीट्यूट,
फिर ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये स्थित है वाराणसी में, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वाराणसी में स्थित है। IIPR का मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स यानी दलहल जो है रिसर्च केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर में। ये मिलान सही है, ठीक है। अब फिर IVRI का मतलब होता है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जत नगर, ठीक है, बरेली में स्थित है। फिर IGFRI का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? झांसी। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन ए जो है ये सुमिलित नहीं है, यहाँ पर देखेंगे इसका मिलान जो होता है वाराणसी से होगा, ठीक है। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ? वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या पूछा है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये भी 94 वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। देखिए इसने पूछा है गोटे का कार, पीतल की मूर्तियां, ताले, बेत व छड़ियाँ, तो इसमें जो है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि पीतल का काम जो है, पीतल के लिए कौन सा शहर जो है मशहूर है? मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद देखेंगे तो पीतल के लिए मशहूर है, इसे क्या कहा जाता है? पीतल की नगरी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं, बाकी सब सही है। मथुरा किस लिए फेमस है? मथुरा आप देखेंगे तो वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है, यानी तेल शोधनशाला है वहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा है? मेला दिया गया है, उनके स्थान दिए गए, जनपद की बात की गई है, आपको मिलान करना है। देवी पाटन मेला, कामपीला मेला, बटेश्वर मेला, दादरी मेला, तो आपको इसके जो है जनपद से मिलान करना है। तो आप देखेंगे देवी पाटन मेला वो लगता है बलरामपुर में, ठीक है। अब इसके अलावा कामपील मेला जो है कहाँ लगता है? कामपील मेला ये लगता है फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला देखेंगे तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। दादरी मेला आप देखेंगे तो सॉरी दादरी मेला लगता है बलिया में। तो इस प्रकार इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है ये बताना है। बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती, चित्रकूट। चलिए बताइए, इसका आंसर दीजिए, तब तक आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दे। आपसे अगर पूछा जाए यूपी की सबसे अधिक जो है सबसे बड़ी आबादी कौन सी जनजाति की है, तो आपको ध्यान रखना है थारू की है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की सबसे बड़ी आबादी यानी आदिवासी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति, ठीक है। अगर इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश से बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो बिजनौर में जो है उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति रहती है। ध्यान रखिएगा, टोटल जो जनजाति है भारत में, टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 0.6%, और अगर आपसे एससी पॉपुलेशन पूछा जाए तो टोटल पॉपुलेशन का उत्तर प्रदेश का 20.7% जो है ये निवासी है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 98 में क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को 3 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र, ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र, केंद्रीय पठारी भाग। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो सही होगा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए क्या पूछा है? इसे पूछा है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, डी में ए और बी दोनों। तो आपको बताना है जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्तियों की बात जहां तक बात करें तो उच्च न्यायालय द्वारा सारी नियुक्तियां की जाती है। जो कार्यकारी होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होंगे तो आप देखेंगे उच्च न्यायालय द्वारा ये नियुक्तियां की जाती है। इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, 100 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां, अधिकरण। ये यूपीएससी का यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। एक तो अनुसूची, दूसरा संविधान के भाग, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछने हैं, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भाग 10 की बात करें, कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी ट्रिब्यूनल जो है सुमेलित नहीं है। भाग 10 में का सब्जेक्ट क्या है? उसमें देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। अधिकरण जो है देखेंगे तो अधिकरण जो है संविधान के भाग 14 ए में शामिल किया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। तो इसमें ऑप्शन डी ही सुमेलित नहीं है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में क्या पूछा है। इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद मिलान करना है, यानी पूछा इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख के बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार की बात करें, जहां तक अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी का एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, ठीक है, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 23, धर्म की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। आपको बता रहे हैं इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो जहां तक बात है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, यह आप देखेंगे ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, इसको आपको बताना है। तो देखेंगे आर्टिकल 22 में ये जो है आप देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 23, 24 का संबंध देखेंगे तो ये आप देखेंगे इसका संबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। तो उसमें 23 में क्या दिया गया, 23 में आप देखेंगे मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम पर निषेध की बात की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है वह उसे कहा जाता है, ठीक है। नीला बॉक्स सब्सिडी, हरा बॉक्स सब्सिडी, पीला बॉक्स सब्सिडी, गुलाबी बॉक्स सब्सिडी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा डब्ल्यूटीओ के अंदर कितनी प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर जो है 3 प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। कौन कौन सी? ब्लू, ठीक है, ग्रीन और उसके बाद येलो, ठीक है। गुलाबी सब्सिडी नहीं दी जाती है। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी में जो आप देखेंगे तो उसमें कोई लिमिट नहीं होती सब्सिडी, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। बहरहाल ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में देखेंगे तो बिना किसी सीमा के जो है सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, कुछ मामलों को छोड़कर। एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आप देखेंगे तो उसमें जो जितने विकासशील देश हैं उनको जो है 10% की छूट रहती है, विकसित देशों को 5% की छूट रहती है, यानी 5% सब्सिडी दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। 103 में क्या पूछा है, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? मनरेगा, आयुष्मान मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय गंगा सफाई योजना। तो आपको बताना है कि 2020-21 की अपेक्षा 19-20 की अपेक्षा 21-20 के बजट में किस सेक्टर में जो है बजट का प्रावधान कम किया गया है। बजट का डाटा देखेंगे तो उसके अनुसार जो है मनरेगा में ये बजट का जो आवंटन होता है वो कम किया गया था, ठीक है, 20-21 में 19-20 की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 104 देखें, इसमें क्या पूछा है, उपयुक्त उपायों पर विचार कीजिए जिन्हें आरबीआई जो है अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करता है। बैंक की दर में वृद्धि, नगद आरक्षित यानी कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना, ठीक है। सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स होता है, यानी जो भी आलू, प्याज, मटर, अरहर जो भी खरीद रहे हैं उनके दाम बढ़ जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा इन्फ्लेशन, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? प्राइस यानी पैसे कंपैरिजन में। यानी अगर आपको पहले जो है 100 रुपये में अगर मान लीजिए 1 किलो अरहर की दाल मिलती थी, अब 100 रुपये में आप देखेंगे वो अरहर की दाल देखेंगे तो उसका जो है 800 ग्राम ही मिल रही है। तो आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ गुड्स का यानी वस्तु का मूल्य बढ़ गया है, इन्फ्लेशन महंगाई आ गई है। तो उसको कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई जो इन ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या क्या कर सकता है, यानी लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा खरीदारी करेंगे, कब करेंगे? जब उनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उन्हीं पैसों को अपने पास बुलाने के लिए आरबीआई करता है बैंक रेट महंगा कर देता है, यानी इंटरेस्ट रेट, लोन महंगा कर देता है। कुल मिलाकर लोन महंगा कर देगा तो लोग लोन कम लेंगे, लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो खरीदारी कम करेंगे, डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो ऑलरेडी जो है प्राइस गिर जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, तो आरबीआई क्या करता है, कुछ कैश रिजर्व जो है रखता है, उसका जो रेशियो होता है यानी अनुपात जो है बढ़ा देगा, ठीक है। इससे क्या करेंगे, बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा रखेंगे, उनके पास लोन देने के लिए पैसे कम रहेंगे, इससे जो है
मार्केट में कैश फ्लो कम होगा, और आप देखेंगे मार्केट में कैश फ्लो कम होगा यानी लोगों के पास पैसा कम रहेगा, तो ऑलरेडी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो जो है किसी वस्तु का मूल्य भी कम हो जाएगा। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा क्या कर एसएलआर, ये भी जो है इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई का एक तरीका है। एसएलआर जो होता है उसका रेशियो में वृद्धि कर देंगे। जहां तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के क्रय की बात है, यानी आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट से खरीद लेगा, ठीक है, खरीद लेगा तो ये भी आप देखेंगे, तो इससे क्या करेगा, अगर मार्केट से खरीद रहा है तो मार्केट में क्या कर रहा है, पैसा डाल रहा है, तो पैसा अगर जाएगा लोगों के पास तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसमें देखेंगे, इसमें 1 2 3 ये तीनों सही हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के क्रय से जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन 4 जो है सही नहीं है, बाकी जो है तीनों सही है, ठीक है, ऑप्शन 4 सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज आरबीआई अगर सेल कर रहा है, ठीक है, सेल करके आप देखेंगे उससे पैसा जो है मार्केट में डाल रहा है, तो लोगों के पास पैसा जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, तो ऑलरेडी चीजें महंगी हो जाएंगी। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, फाल्गुन, माघ, पौष, चैत्र, ठीक है, तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना यानी हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन सा है। तो इसमें देखेंगे जो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना जो शुरू होता है वो होता है चैत्र से शुरू होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 106, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में। आपको बताना है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसमें देखें केरल में जो है नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है, इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है भारतीय संस्कृत पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा सही है। ऑप्शन 1, इसे आईआईटी रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन 2, यह सरकार का पहल है जिससे अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। सबसे पहले भारतीय संस्कृत पोर्टल आप देखेंगे उस समय के संस्कृत मिनिस्टर प्रहलाद जोशी थे, ठीक है, तो उन्होंने शुरुआत की थी। तो आप देखेंगे इसे जो विकसित किया था वो आईआईटी बॉम्बे के टीम ने विकसित किया था, ना कि आईआईटी रुड़की की टीम में। बाकी ऑप्शन 2 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या पूछा है, इसने पूछा है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, ठीक है, तो वायुमंडल की मतलब निचली सतह आपको पूछा है, तो आप देखेंगे सबसे निचली सतह देखेंगे कौन होता है, क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ठीक है, फिर आप देखेंगे तो उसके बाद थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर आ जाएगा, ठीक है, और समताप मंडल के निचली सतह पर आप देखेंगे तो कौन सा, ओजोन परत स्थित होती है। तो सबसे निचली सतह हो जाएगी ट्रोपोस्फियर, जिससे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को मेसोस्फियर, आयन मंडल को थर्मोस्फियर, ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे निचली सतह क्या हो जाएगी, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 109 में क्या पूछा है, निम्नलिखित अम्लों में किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो कार की बैटरियों में आप देखेंगे कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो कार की बैटरियों में आप देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या पूछा है, आलू के चिप्स के प्लास्टिक के थैलों को संकुचित किए जाते हैं, नाइट्रोजन, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिएगा, पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन द एटमॉस्फियर, नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में, आयोडीन वातावरण में। तो आप देखेंगे जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं, ठीक है, चाहे वो आलू के, चाहे और भी चिप्स के पैकेट, केले के पैकेट हों, तो उनको आप देखेंगे जो कौन से एटमॉस्फेयर के उपस्थित में संकुचित किए जाते हैं यानी रखे जाते हैं अंदर जो पैकेट होता है, तो नाइट्रोजन वातावरण में वो रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है, आसवन, क्रिस्टलाइजेशन, ऊर्ध्वपातन, उपरोक्त सभी।
तो इसमें देखेंगे ठोस की अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए एक तो क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग किया जाता है, दूसरा ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन का यूज किया जाता है। जहाँ तक आसवन की बात है यानी डिस्टिलाइजेशन की बात है, तो उसमें तरल पदार्थों को शुद्ध करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या पूछा है? 112 में पूछा है सफेद प्रकाश की उपस्थिति में निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी, नारंगी। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो विचलित होता, सॉरी सबसे कम पूछा है ना, सबसे कम जो विचलित होता है, ठीक है, उस कलर का नाम आपको बताना है। तो उसमें जो है लाल रंग होता है, ये सबसे कम जो है विचलित होता है, ठीक है, प्रिज्म से। इसमें ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 113 ये रिपीट है। इसके पहले पूछा था हींग किससे प्राप्त होता है, अब पूछला हींग प्राप्त की जाती है तन के यानी तन के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, पत्तियों के निष्कर्षण से। तो आपको ध्यान रखना है तन जो हींग है, हींग सबसे पहले किससे प्राप्त की जाती है? पेड़ों से। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उन पेड़ों में एक होता है फेरुला प्लांट, उनकी जड़ों से जो है हींग निकाला जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 त्रिकोष्ठी यानी थ्री चैम्बर्ड हार्ट यानी हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, मछलियों में। तो आपको बताना है थ्री चैम्बर्ड जो हार्ट सिस्टम किस में पाया जाता है। तो उभयचर की बात करें, उभयचर जो होते हैं उसमें आप देखेंगे तो तीन चैम्बर होते हैं हृदय में, ठीक है। वहीं स्तनधारी और पक्षियों में, जिसमें आप देखेंगे मछली देखेंगे जो स्तनधारी जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य पक्षियां जो भी हो, उसमें फोर चैम्बर पाए जाते हैं। यानी हृदय में दो दो चैम्बर जिनका नाम दो दो आलिंद पाए जाते हैं, और दूसरा देखेंगे दो निलय पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। उभयचरों में जो है थ्री चैम्बर पाए जाते हैं हृदय के, और स्तनधारियों में आप देखेंगे पक्षियों में चार चैम्बर पाए जाते हैं, दो आलिंद दो निलय के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या पूछा है? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम गर्दी, टाडी बेग, हकीम सुर, महमूद लोदी। तो चलिए बताइए, हल्दी घाटी का सबसे पहले युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1976, सॉरी 1576, माय मिस्टेक, 1576, ठीक है, 18 जून 1576। तो इसमें किसके किसके बीच हुआ था? तो इसमें देखेंगे महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच हुआ था। अकबर की तरफ से आप देखेंगे कौन नेतृत्व कर रहा था? तो अकबर की तरफ से आमेर के राजा मान सिंह प्रथम नेतृत्व कर रहे थे। राणा प्रताप का साथ, महाराणा प्रताप का साथ कौन दे रहा था? तो भील जनजाति इससे सहयोग कर रही थी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन पूछा है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है हकीम सूर जो था उसका सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या पूछा है? 116 में पूछा है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन एक, अंग्रेजों को बंगाल विजय के से अपार धन और जनशक्ति मिला। ऑप्शन दो, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो स्टार्टिंग से ही अंग्रेजों के पास यानी ब्रिटेन के पास सबसे दुनिया के सबसे बेहतरीन नौसैनिक ताकत थी, एक तो कारण सही है। दूसरा, जब अंग्रेज जो है बंगाल पर विजय प्राप्त की तो उनको जो है बंगाल कृषि की दृष्टि से और धन संप्रदा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध था, वहाँ से धन मिला, जनशक्ति मिला। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या पूछा है? 117 में पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? एक्ट दिया है वर्ष, राजद्रोह सभा को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे जो प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट की बात करें, उसका जो ईयर था वो एक्ट बना था 1907 में, 1908 में नहीं बना था। इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है, बाकी तीनों जो है सही मिलान है। क्वेश्चन नंबर 118 में सूची फर्स्ट से सूची टू का मिलान करना है। रंपा विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल नील क्रांति, जयंतिया विद्रोह। तो चलिए इसका मिलान कीजिए।
तो देखेंगे इसमें रंपा विद्रोह जो है, रंपा विद्रोह का मिलान हो जाएगा 2, 1879 से 80 के बीच में। इसके अलावा आप देखेंगे तो पाबना किसान विद्रोह 1873-76 के बीच में। फिर बंगाल नील विद्रोह देखेंगे तो 1859 से 60 के बीच में। जयंतिया विद्रोह का मिलान हो जाएगा 1860 से 63 के बीच में। इस प्रकार आप देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया। यह भी जो है आप देखेंगे बहुत बार रिपीट हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिए, एक्सप्लेनेशन जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। हर एग्जाम के लिए वही पॉलिटी सिस्टम है, वही इतिहास है। ठीक है, करंट का मुद्दा थोड़ा बदलता है बस। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए बताइए किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो आप देखेंगे मुबारक खिलजी जो था उसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए से जुड़े नहीं थे। राशिद अली, शहनवाज, पीके सहगल, बीसी दत्त। तो आपको बताना आज़ाद हिंद फौज से कौन जुड़ा नहीं था। तो आप देखेंगे वटकेश्वर दत्त, जिसे बीसी दत्त कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो जो है आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे। वटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और इसी के साथ जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उनको उम्र कैद हुई और इनके साथ देखेंगे 19 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी भी दी गई थी। ठीक है, 2021 सॉरी 121 में क्या पूछा है, 121 में पूछा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, कांग्रेस के एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, सी यह एक अहिंसक आंदोलन था, ऑप्शन डी यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो आप देखेंगे इसमें आपको देखते ही पता चल जा रहा होगा, इसमें ऑप्शन बी जो है गलत है। ठीक है, यानी कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था जो है घोषित नहीं किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या पूछा है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 1947 तक इतना आगे जाना ही क्यों। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहते हैं, मांटेगू चेम्स वोट रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या पूछा है, इसने पूछा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्रिस प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवर योजना, आरसी फार्मूला। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले इसमें अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया मार्च 1942 में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो आरसी फार्मूला, फार्मूला आया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद था, उसी को लेकर जो है आरसी फार्मूला आया था। तो आरसी फार्मूला आया था 1944 में। वेवेल योजना आई 1945 में। तो इस प्रकार सही क्रोनोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 4, 3। इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या पूछा है, 124 में देखें संगठन दिया गया है, व्यक्ति दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं, यही पूछ रहा आपको। यंग बंगाल आंदोलन, बहिष्कृत हितकारी सभा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी। ये भी क्वेश्चन PYQ में रिपीट हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री से। तो इसमें देखेंगे जो बहिष्कृत हितकारी सभा है, इसका संबंध आप देखेंगे तो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा एक केंद्रीय संस्था थी, इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसका संबंध ज्योतिबा फूले से नहीं था, ज्योतिबा फूले का संबंध था सत्यशोधक सभा से था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 125 की बात कैसे पूछा है, फसल और खरपतवार कौन सा सुमेलित नहीं, गेहूं, पेलरिस माइनर, धान, बथुआ, मटर, प्याजी, बरसीम, कासनी।
तो आप देखेंगे बथुआ जो है एक प्रकार की सब्जी भी है, प्लांट भी है। धान का जो है, धान में ये बथुआ खरपतवार नहीं पाया जाता, बल्कि आप देखेंगे अगर गांव में रहते हैं मोथा पाया जाता है, बरसीन पाया जाता है, तो ये सब खरपतवार पाया जाता है। इसमें ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें, फसल दिया गया है, मौसम दिया गया है, सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी। तो आपको बताना है कि कौन सी फसल किस मौसम में होती है, इसका मिलान करना है। तो सूरजमुखी आप देखेंगे, सूरजमुखी जो है सभी मौसम में बोया जाता है, ठीक है। खरबूजा, अगर जो लोग गांव में रहते होंगे तो उनको पता होगा, खरबूजा सर्दी की फसल है। सॉरी, एक सेकंड। खरबूजा जो है ये जायद की फसल है, गर्मी में जो है ये फसल बोई जाती है और गर्मी में ही होता है, तो ये गर्मी की फसल है, ठीक है। खरबूजा जो है गर्मी की फसल, इसको सही कर लीजिएगा, माय मिस्टेक। खरबूजा हुआ, तरबूजा हुआ, ये सब क्या कब की फसल है, गर्मी की फसल है, ठीक है, जायद की फसल है। सूरजमुखी सभी मौसम में होता है। इसके अलावा कपास देखेंगे तो कपास जो है खरीफ फसल है, यानी वर्षा के समय बोया जाता है। अलसी, अलसी भी आप देखेंगे, अलसी जो है ये रबी की फसल है, सर्दी में बोई जाती है। कभी कभी आप देखेंगे गेहूं के खेत में आपको मिल जाएगा अलसी। इस प्रकार जो है, यानी एक फसल के साथ बोया जाता है। कभी कभी आप देखेंगे चने के खेत में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे 126 में इसके हिसाब से ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या पूछा गया है, 127 पूछा है, फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 की सबसे बड़ी कंपनी कौन थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई। तो फॉर्च्यून इंडिया की 500 बड़ी सबसे बड़ी कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है, आज भी सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। 128 में देखिए क्या पूछा है, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, भारत की जीडीपी 2019 में रुपए 209 लाख करोड़ थी। ऑप्शन दो, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उभरा है। ऑप्शन तीन, भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो जहाँ तक बात है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है, ये बात आपको सबको पता ही है। अगर आपको ये पता है तो जहाँ दो हो वो ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ऑप्शन बी में दो नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी, इस तरह आप कर सकते हैं। और ये भी पता होगा भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है, तो तीन भी सही है, यानी दो तीन जहाँ हो वो ऑप्शन सही होगा। तो दो तीन इसमें है, ये भी सही हो सकता है, इसमें तीन नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचा ऑप्शन एक। तो ऑप्शन एक में की बात करें तो भारत की जीडीपी 2019 में 209 लाख करोड़ थी, ये बात भी सही है, जिसमें ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो दिया गया है तीनों डाटा ही सही है। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या पूछा है, कथन दिया गया है, अभिकथन, कार्ड बताया गया। कथन में क्या कहा गया है, लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 में एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। कार्ड बताया गया, एक्सपो का आयोजन भारत में उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। आपको सही उत्तर बताना ए बी सी डी में। तो आप देखेंगे 2020 का आयोजन 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, ये बात भी सही है। एक्सपो का जो ध्येय है या उद्देश्य है, तो उसमें भारत के उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में इसे प्रस्तुत करना है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या पूछा है, 130 में पूछा है, स्रोत दिया गया है, उनका प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। बजट का जो आय व्यय होता है उसका जो है वहाँ से डाटा लिया गया है। निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद। आपको बताना है कितना जो है ये प्रतिशत से, कितने प्रतिशत से कौन कौन सेक्टर से आय जो है भारत सरकार को प्राप्त होती है। तो आप देखेंगे निगम कर, देखेंगे निगम कर का जो हिस्सा है वो, यानी डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है 18%, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे आयकर का जो हिस्सा है वो 17% है। सीमा शुल्क का जो हिस्सा है वो 4% है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क का 3% है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या पूछा है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कृषि, शिकार करना, मछली पकड़ना, खनन। तो जेनेटिक इंडस्ट्री तो आप देखेंगे तो जैसे बीटी कपास हो गया और बीटी बैगन हो गया, तो जेनेटिक इंडस्ट्री में आप देखेंगे अभी जो है कृषि संबंधित है, इसमें ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 132 में क्या पूछा है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही, चंबल, नर्मदा। ठीक है, तो आप देखेंगे माही जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही जो है एमपी के, आप देखेंगे तो एमपी से जो है निकलती है, राजस्थान से बहते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। अगर वर्ल्ड लेवल पर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो अफ्रीका में स्थित है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पूछा जाए, विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटता है, ठीक है, इक्वेटर को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो आपको ध्यान रखना कांगो रिवर जो है वो, कांगो जिसे जायरे भी कहते हैं, वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये जब भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत का जननांकीय इतिहास का महाभाजक के रूप में जाना जाता है। तो सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी हमारी सेंसस की क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में 20 मिनट की क्लास है, उसमें आपको पूरा सेंसस का इंडिया और यूपीएसएल का ज्ञान हो जाएगा। तो महाविभाजक काल 1901, 1931, 1921, 1941। तो आप देखेंगे 1881 के बाद से जब से जनगणना हो रही है, उसके बाद से 1921 का समय ऐसा काल था कि इसके बाद जो है जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी। तो आप देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन बी 1921 से, जिसे महाविभाजक काल कहा जाता है। 1951 को जो है लघु विभाजन काल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 में क्या पूछा है, 134 पूछा है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलज, रावी, झेलम, ब्यास। तो आप देखेंगे तुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तुलबुल जो है झेलम रिवर पर स्थित है, चलिए झेलम रिवर पर तुलबुल परियोजना स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या पूछा है, इसने पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर आपको चूज करना है। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर स्थित है, ऑप्शन 2। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, ऑप्शन 3। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक के संयुक्त उपक्रम है यानी ज्वाइंट वेंचर है। 4 की बात करें, मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। तो आपको बताना है इसमें चारों में से कितने कथन जो है सही हैं। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो है चारों कथन सही, यानी 1 2 3 4 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या पूछा है, 136 में पूछा है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना कब, 2007, 2009, 2008, 2010। ये भी जो है इतना फैक्चुअल और इतनी बार पूछा गया, 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई, ये तो फैक्चुअल हो गया। अब मेन चीज आपको बता रहे हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एनजीटी जो है उसका कोई अलग से वैसा नहीं है, उसको जो है अलग अलग जो एक्ट बने हैं प्रदूषण या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसके अंतर्गत मामले आते हैं, उसके बाद उससे जो है फैसला सुनाता है। उसमें कौन कौन से मामले आते हैं, तो आप देखेंगे वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम एक्ट जो है 1881 के अंतर्गत, सॉरी 1981 के अंतर्गत मामले आते हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उसके अंदर मामले आते हैं, वो सुनता है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिकरण 1991 के अंदर जो मामले आते हैं उसको सुनता है। जैविक विविधता एक्ट 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत कोई मामला आता है तो वो सुनता है। यानी इन एक्ट के माध्यम से वो सारी कार्रवाई करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी, इन 4 एक्ट के माध्यम से वो अपनी सारी कार्रवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक सेकंड। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देश दिया गया है, लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दिया गया, कजाकिस्तान, कारगंड, यूक्रेन, क्रिवाय रॉक, जर्मनी, नॉर्मंडी, फ्रांस, पिरनीज। तो आपको बताना है कि देश और लौह अयस्क क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे यूक्रेन की बात करें, जहां तक क्रिवाय रॉक की बात है, क्रिवाय रॉक और एक इंडस्ट्रियल सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर आयरन और बेसिन आपको मिलेगा, लेकिन आपको लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र की बात कर रहा है। तो यूक्रेन का जो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है वो है कुजनेस, या जिसे कुजबास कहते हैं। ठीक है, कुजबास क्षेत्र कहते हैं, कुजबास क्षेत्र है यूक्रेन का जो है लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कुजबास क्षेत्र को जो है यूक्रेन का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या पूछा है, कौन सा सही सुमेलित है, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश, रूर औद्योगिक प्रदेश, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश। तो आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें देखेंगे रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, ये सुमेलित है। लॉरेन लॉरेन इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पाया जाता है, फ्रांस में। ठीक है, ब्रिस्टल इंडस्ट्रियल रीजन इंग्लैंड, सैक्सोनी इंडस्ट्रियल रीजन जर्मनी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 139 में क्या पूछा है, निम्नलिखित देशों में कौन सा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, ये अफ्रीका का मैप है, इसमें आपको बताना है कि इस तट पर जो है अवस्थित नहीं, यानी पूर्वी भाग में स्थित है। तो आप देखेंगे गैबोन, ठीक है, गैबोन, ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे लाइबेरिया, ठीक है, अंगोला। जहाँ तक बोत्सवाना की बात है, बोत्सवाना इसके पूर्वी तट पर स्थित अफ्रीका का, जिसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या पूछा है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून, नई दिल्ली में, भोपाल, नागपुर में। तो आप देखेंगे वन अनुसंधान संस्थान जो है ये भारत के देहरादून सिटी में स्थित है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार हमने जो है 140 क्वेश्चन जो है 2021 का कर लिया, सॉरी 2020 का कर लिया, 2021 का 1 साल का और बचा है, उसको कर लेंगे तो आर का जितना हमारा पी का सीरीज है वो खत्म हो गया है। फिर इसके साथ हिंदी का भी हम लोग लेक्चर जल्दी लेके आएंगे, जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आर के लिए वो सारी चीज़ें चल रही हैं, आप उसको देख सकते हैं। PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट